हो गया बातचीत बंद बंद बंद, हो गया पीछे, बातचीत बंद। देखो अब, अच्छा क्या डाउट्स है किसी का? पहला डाउट है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब। चलो पहले हम 5-10 मिनट डाउट्स जिसका जो है बताते जाओ, वो क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है? व्हाट इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप? जब भी प्राइस बदलेगा, हमें ये तो पता है अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। अब अगर मैं बोलूं प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हुआ है, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हुआ है तो डिमांड डिक्रीज होगा, ये तो हमें पता है। एज पर पॉइंट नंबर 2, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव, हमें ये पता है कि डिमांड डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा वो नहीं पता। अच्छा, क्या यहां पर रेशियो कुछ ऐसा फिक्स है? जैसे प्राइस मान लो 10% से बढ़ा है, डिमांड जो डिक्रीज होगा क्या वो 10% से डिक्रीज होगा? क्या वो 20 से होगा? क्या वो 5 से होगा? ऐसा कोई फिक्स रेशियो है? मान लेते हैं इस बार 20% से हो गया, क्या अगली बार फिर से जब प्राइस 10% से बढ़ेगा तो क्या जरूरी है डिमांड अगेन 20% से ही कम होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा, मेरे मेरे प्रोडक्ट के केस में प्राइस 10% से बढ़ा, डिमांड 20% से कम हुआ, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट के केस में भी ऐसा होगा? कोई गारंटी है? इसका भी कोई। तो बेसिकली बोलने का मतलब यह है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का, कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो डिमांड 10% से कम होगा या 20% से होगा। ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है, हर बार ये रेशियो बदलता रहता है, पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। तो ये रेशियो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, इसीलिए पॉइंट है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, और बोलो। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में हाँ, शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पता है हमें कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा वो हमें नहीं पता, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आगे जाकर नेक्स्ट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर तुम अलग अलग वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगा। और बोलो क्या डाउट है? इनकम इफेक्ट क्या होता है? चलो, इनकम इफेक्ट का मतलब, जब मेरा इनकम इनकम इफेक्ट में बेसिकली हम रियल इनकम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लास्ट क्लास का आखिरी टॉपिक शायद हमारा यही था, है ना, आखिरी पॉइंट हम रियल इनकम और के बारे में ही पढ़े थे। रियल इनकम क्या होता है? व्हाट इज रियल इनकम? इनकम और रियल इनकम में क्या फर्क है? इनकम और रियल इनकम में फर्क क्या है? इनकम का मतलब मेरा जो मॉनेटरी इनकम है उसको बोलते हैं। रियल इनकम का मतलब होता है उस इनकम से मैं जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूं, बेसिकली मेरे परचेजिंग पावर को। अगर मेरे पास पॉकेट में 100 रुपए है, आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए है, तो मैं 10 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम खरीद सकता हूं। तो मेरा परचेजिंग पावर कितना है? 10 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो ये 10 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम मेरा रियल इनकम है। ठीक है, तो हम जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है या कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो लोगों का रियल इनकम बदल जाता है। मान लो मेरे पॉकेट में अभी भी 100 रुपए ही है, पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। पहले आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए था, अब आइसक्रीम का प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए। पहले मेरा परचेजिंग पावर कितना था? 10 यूनिट्स, अब कितना है? क्या मेरा इनकम चेंज हुआ? नहीं हुआ। फिर भी मेरा परचेजिंग पावर बदल गया, मतलब मेरा रियल इनकम बदल गया, है ना। मेरा इनकम चेंज नहीं हुआ, मेरा रियल इनकम बदल गया। पहले मैं 10 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम खरीद पा रहा था, अब मैं 20 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम खरीद पा रहा हूं। रियल इनकम क्यों बदला? बिकॉज प्राइस बदल गया। ठीक है, प्राइस के चेंज होने से मेरा रियल इनकम चेंज होता है। मेरा इनकम चेंज नहीं होता, मेरा रियल इनकम चेंज होता है। इस केस में मेरा रियल इनकम इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है, हमारा रियल इनकम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमारा रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम पढ़े हैं इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन होता है, इनकम बढ़ता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। तो जब मेरा रियल इनकम बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, और बोलो। हाँ, खरीद पा रहे हैं।
हम कितना परचेज कर सकते हैं, हमारे परचेजिंग पावर को बोला जाता है रियल इनकम। ठीक है, और बोलो क्या डाउट है, बोलो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हाँ। और कॉफी को लिए थे, हम किसी एक अगर ब्रांड ले तो हम किसी एक ब्रांड टी को किसी दूसरे ब्रांड ऑफ कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। जैसे बिस्किट है पार्ले जी और 50-50, ठीक है, बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ठीक है, पार्ले जी का प्राइस बढ़ जाएगा तो पार्ले जी का डिमांड कम हो जाएगा, लोग 50-50 खाने लगेंगे, ये भी एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और बोलो डाउट। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जब हम सब्स्टिट्यूशन, हाँ, दो कॉमोडिटी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, लेकिन जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। हम पढ़ एक ही कॉमोडिटी के बारे में रहे, हम जैसे यहां पर एग्जांपल लिए थे टी एंड कॉफी, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी का डिमांड क्या होगा, क्यों डिक्रीज हो गया, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, ये तो एक पॉइंट है ही, प्लस बिकॉज टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो बहुत सारे लोग अब टी नहीं पीकर कहां चले जाएंगे, कॉफी में, इसीलिए टी का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। हम किसके बारे में पढ़े, टी के प्राइस और टी के डिमांड के बारे में ही पढ़े, हम कॉफी के बारे में नहीं पढ़े। कॉफी एक रीजन था जिसके वजह से बहुत सारे लोग टी को छोड़कर कॉफी में चले गए। हम डिमांड और प्राइस किसका लिए, एक ही कॉमोडिटी का लिए। ठीक है, और बोलो क्या डाउट। हाँ, सब्स्टिट्यूशन गुड्स जो हम ऊपर पढ़े थे, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वहां पर दोनों के बारे में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जो हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम एक ही कॉमोडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा लास्ट कल का डिस्कशन था रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड में, यहाँ पर हम एक ही के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, एक ही कॉमोडिटी से रिलेटेड है। ऊपर हम पढ़ लिए, अब हम खाली प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस चेंज होगा बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। और बोलो, चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे। और बताओ, और कोई डाउट, इससे पहले का कोई डाउट, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड से पहले का कोई भी टॉपिक में डाउट है। हम रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड का तीनों पॉइंट को रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। उससे पहले का कोई भी डाउट है, तुम्हें नोट्स मिला है, नोट्स है तुम्हारे पास, पीछे 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 लास्ट में, हाँ है ना नोट्स, ठीक। बोलो कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, वरना हम आगे चलते हैं। क्लियर है, चलें आगे। देखो, अब कोई डाउट होगा तो क्लास के एंड में पूछना। चलो देखो, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे थे। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम होता है, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना। तो हम उन रीजंस को पढ़ रहे थे। पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम क्या पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल भी लिए थे, ये रहा एग्जांपल, प्राइस 10 रुपए था तो हम एक यूनिट खरीदे, 100 यूटिल्स मिला, सेकेंड यूनिट में 80 यूटिल्स मिला, थर्ड यूनिट में 50 यूटिल्स मिला, फोर्थ यूनिट में 10 यूटिल्स मिला। हमारा इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, फोर्थ यूनिट में। चैप्टर 1 में पढ़े हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस केस में हमारा यूटिलिटी फोर्थ, हमारा इक्विलिब्रियम फोर्थ यूनिट पर आएगा। ठीक है, अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 10 रुपए से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 50 रुपीज, अब बताओ तुम कितना यूनिट कंज्यूम करोगे, क्यों 3 करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, है ना, जल्दी अचीव कर लोगे इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5th यूनिट पर यूटिल्स है 5 और 6 पर 0 है, तो अगर जब प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपए से इंक्रीज होकर 50 हुआ तो तुम 4 यूनिट से कितना में चले गए, 3 यूनिट में। अगर प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए हो जाए तो अब तुम कहां पहुंचोगे, कितना यूनिट कंज्यूम करोगे, 5 यूनिट्स कंज्यूम करोगे। क्यों 5 यूनिट्स कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम और लेट से होगा, पहले 4th यूनिट में हो रहा था अब 5th यूनिट पर होगा। वैसे ही प्राइस इंक्रीज होने से तुम्हारा इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, प्राइस डिक्रीज होने से तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेट से आता है, इस वजह से डिमांड चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो बहुत सारे लोग उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, दोनों का प्राइस 10 रुपए था, टी का प्राइस इंक्रीज होकर 20 हो गया, तो बहुत सारे लोग टी को सब्सटीट्यूट कर लेंगे कॉफी से। जो पहले चाय पीते थे अब वो कहाँ चले जाएंगे, कॉफी पीने चले जाएंगे। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम करेगा जिसकी वजह से टी का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, इनकम इफेक्ट, अभी जस्ट हम रिवाइज किए थे, क्या था इनकम इफेक्ट, रियल इनकम। जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारा रियल इनकम डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो हमारा रियल इनकम इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हम ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। क्लियर है। आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। अच्छा, यहां पर देखो, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों को मिलाकर प्राइस इफेक्ट बनता है। तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को प्लस करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस इफेक्ट। ठीक है। इनकम इफेक्ट पढ़े हैं हम लोग, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पढ़े हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइस इफेक्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन में बहुत बार आता है। पॉइंट नंबर 4, एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर, मान लो हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है। अभी मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हम सब मान लो वन प्लस का फोन या सैमसंग का फोन यूज करते हैं, हम एप्पल यूज नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों एप्पल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। मान लो इसका प्राइस है 1 लाख और इसका प्राइस है 50,000, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वन प्लस यूज करते हैं। हम कभी एप्पल के कस्टमर थे ही नहीं, हम बचपन से वन प्लस यूज करते आ रहे हैं, आज भी वन प्लस यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में भी वन प्लस ही यूज करेंगे। लेकिन क्या हुआ, एप्पल का जो एप्पल का प्राइस है वो कम हो गया। एप्पल 1 लाख के फोन को कम करके कितने में ले आया, 40,000 में ले आया। अब बहुत सारे लोग जो एप्पल के कस्टमर थे ही नहीं, क्या वो अब एप्पल के कस्टमर बन जाएंगे, बन जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वन प्लस यूज करते थे, एप्पल यूज नहीं करते थे, हम सब कहाँ चले जाएंगे, बहुत लोग एप्पल में वन प्लस में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वन प्लस को छोड़कर एप्पल में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर का मतलब, जब कोई कॉमोडिटी सस्ता होता है तो बहुत सारे नए लोग जो कभी उस कॉमोडिटी को ना खरीदते थे और ना वो खरीदना चाहते थे, वो लोग भी खरीदना शुरू कर देते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग एडिशनल कस्टमर, नए कस्टमर्स। ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर तो ज्यादा खरीदेंगे, जो एक आईफोन खरीदता था वो साल में 2 आईफोन खरीदेगा, लेकिन जो नए कस्टमर्स हैं जो कभी आईफोन खरीदते ही नहीं थे, वो लोगों का डिमांड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 है, जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो हमें नए कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, एडिशनल कस्टमर्स। व्हेन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल्स, मेनी न्यू कंज्यूमर्स who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it। इस वजह से डिमांड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात, पॉइंट नंबर 4। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट यूजेस। अगर किसी कॉमोडिटी का बहुत सारा यूज है तो उसका डिमांड क्या होगा, देखो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मिल्क का क्या क्या यूज है, बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कम से कम ये 6 तो मैं बता रहा हूँ, और भी हजारों यूजेस होंगे। जैसे चिल्ड्रन को फीड करने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है। तो मिल्क का डिफरेंट 5-6 वैरायटी का यूजेस है। मिल्क का प्राइस है मान लो 50 रुपीज पर लीटर। ठीक है। पेट्रोल का क्या यूज है हमारे लिए, हमारे लिए तो एक ही यूज है, हम तो पेट्रोल का दूसरा यूज जानते ही नहीं है। होगा किसी इंडस्ट्री में दूसरा यूज होगा, लेकिन हमारे लिए क्या यूज है, ओनली हम स्कूटी में डालकर घूम सकते हैं। ठीक है। तो हम इसमें स्कूटी में डालेंगे, बस स्कूटी कार बाइक जो भी है सब उसी में डालकर हम घूम सकते, मतलब पेट्रोल का हमारे लिए एक ही यूज है और मिल्क का हमारे लिए बहुत सारा यूजेस है। अब बताओ, अच्छा पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपए पर लीटर, अगर मिल्क का प्राइस 50 रुपए में से इंक्रीज होकर 200 रुपए हो जाए, 50 से इंक्रीज होकर 200 हो जाए, तो तुम मिल्क को कहां कहां इस्तेमाल करोगे, कहां इस्तेमाल नहीं करोगे,
जहां मोस्ट अर्जेंट होगा खाली वहीं इस्तेमाल करोगे। मिठाई सोचोगे बाद में खा लेंगे, आइसक्रीम पोस्टपोन कर दोगे, हर एक चीज पोस्टपोन कर दोगे, खाली चिल्ड्रन को फीड करना है वो जरूरी है, वो करेंगे, बाकी सब तो हम पोस्टपोन कर देंगे। तो मिल्क का डिमांड अचानक से बहुत फॉल हो जाएगा, क्योंकि जब वो मिल्क हर जगह यूज होता था, बहुत सारी जगह से यूज होना बंद हो जाएगा, तो उसका डिमांड सडनली फॉल हो जाएगा। तो मिल्क का डिमांड सडनली फॉल हो जाएगा। पेट्रोल का प्राइस अगर 100 रुपए से 200 हो गया तो बताओ कितना डिमांड फॉल हो जाएगा। मान लो दिन हम मिल्क 6 लीटर यूज करते थे, ठीक है, 6 डिफरेंट वैरायटी के कामों के लिए 1-1 लीटर 6 लीटर यूज करते थे। अब 200 रुपए होने के बाद हम सिर्फ 1 लीटर यूज कर रहे हैं बच्चों को फीड करने के लिए, बाकी 5 जगह यूज नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल भी दिन में हम 6 लीटर जला देते थे, अब बताओ क्या करोगे। पेट्रोल तो जलाना ही पड़ेगा। वेरी गुड। क्या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है? क्या कोई ऑल्टरनेट, चलो थोड़ा मोड़ा घूमना फिरना कम कर सकते हो, 2 आदमी एक स्कूटी में आ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अकेले अकेले एक एक स्कूटी लेकर आते हो, 2 जन एक दूसरे को, एक दिन तू मुझे ले जाना, एक दिन मैं तुझे ले जाऊंगा, मिलकर आ सकते हो। और क्या कर सकते हो, आसपास के जगह में चल के चले जाओगे, ठीक है। साइकिल से थोड़ा, अगर एक इंसान 6 लीटर पेट्रोल जला रहा है, लिफ्ट लिफ्ट ठीक है, कर सकते हो। वेरी गुड। जाओ ही मत, घर में रह जाओ, है ना। तो सोचो, देखो, अगर 6 लीटर एक इंसान दिन में पेट्रोल जला रहा है, क्या उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है? क्या ये 6 लीटर को 1 लीटर में ला सकता है? वो 6 लीटर से ज्यादा क्या कर लेगा, 4 लीटर में ले आएगा। मान लो 50% भी यूज कम कर दिया तो 3 लीटर में। इसका डिमांड फॉल करेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा फॉल करेगा। मिल्क का डिमांड तेजी से फॉल करेगा। तो जब भी किसी कॉमोडिटी का बहुत सारा यूजेस होता है और उसका प्राइस इंक्रीज होता है, तो उसका डिमांड ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है। रीजन, क्योंकि वो इतने सारे जगह में यूज हो रहा है, हर जगह थोड़ा थोड़ा हम कम करेंगे तो ओवरऑल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन कोई कॉमोडिटी ऐसा है जिसका एक ही जगह में इस्तेमाल है और उसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है हमारे पास, तो उस केस में उसका डिमांड ज्यादा कम नहीं होगा। तो पेट्रोल का प्राइस जितना भी बढ़ता है, डिमांड में थोड़ा मोड़ा फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। रीजन, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है। अगर पेट्रोल हम 10 जगह यूज करते होते तो हम जो जो जगह अर्जेंट नहीं है वो सब कैंसिल कर देते, सिर्फ अर्जेंट जगह में यूज करते तो उसका डिमांड ड्रास्टिकली फॉल होता। तो जो कि मिल्क के साथ हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो आ जाओ पॉइंट नंबर 5 में, डिफरेंट यूजेस। जो भी कॉमोडिटी का बहुत सारा यूजेस होता है उसका डिमांड तेजी से फॉल करता है, और जिस कॉमोडिटी का सिंगल यूज होता है उसका डिमांड उतना तेजी से फॉल नहीं करता। सम कॉमोडिटी लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हैव several uses, some of which are more important than others. When price of such goods increases, it uses gets restricted to most important purpose. जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज में उसको यूज करते हैं, बाकी जगह से यूज करना बंद कर देते हैं। एंड डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस गेट्स रिड्यूस्ड, इसी वजह से उसका डिमांड तेजी से फॉल हो जाता है। लेकिन वहीं पर कोई कॉमोडिटी ऐसा है जो कि सिंगल यूज है, मतलब उसका और कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है, तो उसका डिमांड फॉल नहीं होगा। उसका डिमांड का फॉल होगा, थोड़ा मोड़ा फॉल होगा, ज्यादा फॉल नहीं होगा। However, when the price of such commodity decreases, the commodity is put to all its uses, whether important or not. अगर उसका प्राइस कम होता है, मान लो मिल्क का प्राइस और कम हो गया, 50 रुपए से 25 रुपए हो गया, तो मिल्क का यूज क्या हो जाएगा, डबल से भी बढ़ जाएगा ज्यादा, है ना। लेकिन क्या पेट्रोल का थोड़ा सस्ता हो गया तो 6 लीटर से 12 लीटर हो जाएगा यूज? नहीं हो पाएगा। 6 लीटर से 7 लीटर कर लोगे, 2 राउंड एक्स्ट्रा मार लोगे, 8 लीटर हो जाए, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया 5 पॉइंट जहां पर हम समझे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है? प्राइस जब भी इंक्रीज होगा डिमांड फॉल करेगा। ठीक है, क्या हर बार ऐसा होता है? कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा नहीं होता है। कौन सा केस है वो? जब वेदर होता है, ठीक है, सीजन एंड वेदर के टाइम पर, मान लो रेनी सीजन है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है फिर भी डिमांड फॉल नहीं हो रहा है। वेरी गुड। मेडिसिन के केस में वेरी गुड, मेडिसिन का जितना भी प्राइस बढ़ा लो उसका डिमांड तो कम होगा नहीं, क्योंकि अर्जेंट है। अर्जेंट मतलब मेडिसिन, मतलब हर वो कॉमोडिटी जो हमारे लिए मोस्ट अर्जेंट है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसमें मेडिसिन आ गया, उसमें और भी जो जो है सब आ गया। ठीक है, और
और भी कोई ऐसा केस? फूड, फूड के केस में तो होगा डिमांड कम, कोई और कॉमोडिटी खा लेंगे, क्या दिक्कत है ना? राइस का डिमांड बढ़ गया, व्हीट कंज्यूम कर लेंगे, रोटी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? वेजिटेबल का पनीर खाएंगे, क्यों खाना है वेजिटेबल? ठीक है, तो जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बेसिकली जिस कॉमोडिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, मेडिसिन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। मेडिसिन खाना है मतलब खाना पड़ेगा, चाहे आप घर बेच कर खाओ या जमीन बेच कर खाओ, मेडिसिन खाना है मतलब खाना पड़ेगा, है ना? जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। लेकिन फूड के केस में अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम कोई और फूड कंज्यूम कर लेंगे, तो वहां पर हमें उतना ज्यादा अर्जेंसी नहीं है। तो जिस कॉमोडिटी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते उसका डिमांड कभी भी प्राइस के साथ नहीं चलता। उसका प्राइस चाहे कुछ भी हो, उसका डिमांड तो होगा ही। एग्जाम्पल है बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, और बताओ क्या हो सकता है? पेट्रोल, क्यों पेट्रोल का डिमांड कम नहीं होता इंक्रीज होने से? पेट्रोल का पेट्रोल बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं। चलो देखो, हम अभी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड हर बार काम करता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, मतलब प्राइस कम होने के बावजूद डिमांड इंक्रीज नहीं होगा, प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद डिमांड कम नहीं होगा। ठीक है, पहला गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब इंफीरियर गुड्स, जो हम पढ़े थे। अब इनकम इफेक्ट में पढ़े थे, इनकम के अंदर में दो प्रकार का कॉमोडिटी होता है, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का एक और नाम है गिफन गुड्स। ठीक है, तो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के केस में प्राइस कम होने से उसका डिमांड ऑपोजिट काम करता है। प्राइस कम होने से नॉर्मली क्या होना चाहिए? डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन गिफन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल लेके समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो, मेरे पॉकेट में 100 रुपए, ठीक है, मेरे पास दो कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी ए। अच्छा, मुझे घर वाले 100 रुपए देकर भेजे, ठीक है, कॉमोडिटी ए खरीद लेना और जितना पैसा बचेगा उससे आइसक्रीम खा लेना। ठीक है, तो सेकंड था जिसको मैं कॉमोडिटी बी बोलता हूं। ठीक है, कॉमोडिटी ए मुझे बोले थे 20 kg लेकर आना, 20 किलो लाने बोले थे। 1 kg का प्राइस था 4 रुपए, 1 kg का प्राइस 4 रुपए था। इसका मतलब मैं कैलकुलेट किया, 100 रुपए दिए हैं, 80 रुपए लगेगा, 20 रुपए बचेगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। मेरे लिए अभी इस सिचुएशन में इंफीरियर गुड्स क्या है और नॉर्मल गुड्स क्या है? आइसक्रीम मेरे लिए इंफीरियर है। क्यों इंफीरियर है? बिकॉज ये ऑप्शनल है, मैं ये बचेगा तो खरीदूंगा वरना नहीं, है ना? मुझे वो तो खरीदना ही पड़ेगा, है ना? इस टाइप का सिचुएशन है। मतलब बेसिकली मुझे 20 kg राइस तो घर लेकर ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पैसा बचेगा तो मैं आइसक्रीम खरीद लूंगा, वरना नहीं भी खरीदूंगा, क्योंकि मुझे 20 kg राइस का लिए पैसा दिया गया, वो मुझे खरीदना है। अगर मान लो इंफीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 5 रुपए हो जाता है। अच्छा, अगर पहला सिचुएशन है तब तो मैं इसको 1 यूनिट खरीद लूंगा, आइसक्रीम 1 यूनिट खरीद लूंगा। लेकिन अगर कॉमोडिटी ए का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? मैं क्या खरीदूंगा? आइसक्रीम कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्यों कैंसिल हो गया आइसक्रीम? बिकॉज कॉमोडिटी ए का प्राइस बढ़ गया। मेरे पास पैसा नहीं बचा था कॉमोडिटी बी को खरीदने का, एक मुझे खरीदना जरूरी था, मतलब 20 kg राइस लेकर जाना था। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें थोड़ा तुमको कंफ्यूजन होगा। दो वैरायटी ऑफ राइस है, ए एंड बी, दोनों राइस ही है। ठीक है, ये गुड क्वालिटी वाला है और ये पुअर क्वालिटी या इंफीरियर वाला है। ठीक है, अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मेरे पास वही 100 रुपए है, मुझे बोला गया है किसी भी हाल में 20 kg सामान तुझे लाना है, घर में 20 kg चावल खाना है, अदरवाइज सबका पेट नहीं भरेगा। तो चाहे कोई भी क्वालिटी का लाएं, गुड लाएं पुअर लाएं, हम 20 किलो चावल लेकर आएंगे। ठीक है, कॉमोडिटी ए का प्राइस है कितना रखें बताओ? 7 रुपये।
अरे 100 में कैलकुलेट करके बताओ ताकि 100 रुपए में एग्जैक्ट 20 किलो आए, दोनों दोनों मिलाकर आए। मान लो ये मैं खरीदूंगा 18 kgs, ठीक है, 18 kg कितना रुपए रख दूं इसका प्राइस, 4 रुपए रख देता हूँ। बताओ कितना हुआ, 18 kg का कितना रुपए हुआ, 72। और इसका प्राइस क्या रख दूं, 2 kg, ताकि 2 किलो आएगा गुड से। अब कितना बचा, 28 रुपए बचा है, ठीक है, 14 रुपीज रख देता हूँ। तो पुअर क्वालिटी का राइस का प्राइस है 4 रुपए kg और गुड क्वालिटी का राइस है 14 रुपीज kg। मुझे 20 किलो लेना है तो ए कॉमोडिटी में कितना केजी लूंगा, 2 kg इंटू 14 रुपीज कितना हो गया, और बी कितना लूंगा, 18 kg इंटू 4 कितना आ जाएगा, 72। मेरा 100 पूरा खत्म हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, कभी भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड कम हो जाना चाहिए, ठीक है। इस केस में मान लो इंफीरियर गुड्स जो है कॉमोडिटी बी, ए का प्राइस 14 का 14 ही है, बी का प्राइस 4 रुपए से 5 रुपए हो जाता है, बी का प्राइस 4 रुपए से अगर 5 रुपए हो जाता है। बताओ अब मैं क्या खरीदूंगा, न्यू प्राइस लिख देता हूं, न्यू प्राइस, ए का प्राइस है 14 रुपए वही, बी का प्राइस है 5 रुपए। सिर्फ कॉमोडिटी बी का प्राइस इंक्रीज हो गया 1 रुपए से, मतलब पुअर क्वालिटी का जो गुड्स था उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होना चाहिए, इस केस में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बताओ 20 किलो राइस कैसे खरीदूंगा मैं अब, जो बी है पुअर वाला उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, जो गुड क्वालिटी वेरी गुड, बी का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। मुझे 20 किलो खरीदना है, 100 रुपए है मेरे पास। अब मैं क्या कॉमोडिटी ए अफोर्ड कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता अफोर्ड, बिकॉज जब मुझे 20 किलो खरीदना है तो मेरे 20 किलो में मैं सिर्फ और सिर्फ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स ही खरीद सकता हूं, है ना। तो इस केस में मैं क्या खरीदूंगा, ए का जो क्वांटिटी होगा 0 kg होगा और बी का जो क्वांटिटी होगा पूरा 20 kg होगा, इंटू 5 रुपीज कितना हो गया। तो देखो इस केस में क्या हुआ, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो था, इंफीरियर गुड्स जो था, उसका जब प्राइस इंक्रीज हुआ उसका डिमांड 18 kg से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 20 kg। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स खरीदना हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, वो हमारा मजबूरी है। अगर पैसा बचता है तो हम गुड क्वालिटी खरीदते हैं, अगर नहीं बचता है तो हम पुअर क्वालिटी ही खरीदते हैं। तो इस केस में अगर हमें 20 kg सामान खरीदना है तो हमें पूरा पैसा कहां लगाना पड़ेगा, पुअर क्वालिटी में ही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आए, पुअर क्वालिटी हमेशा मजबूरी ही होता है, इंफीरियर गुड्स इज अ मजबूरी, इंफीरियर गुड्स कभी भी ऑप्शनल नहीं होता। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम कभी भी इंफीरियर गुड्स का कॉमोडिटी कंज्यूम ही नहीं करोगे, है ना। इंफीरियर गुड्स ऑलवेज मजबूरी होता है। अब यहां पर ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा राइस इंफीरियर होगा कौन सा सुपीरियर होगा। हम हमेशा 2 कॉमोडिटी लेते हैं, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, तो पता चलता है कि दूसरा वाला इंफीरियर है पहला वाला सुपीरियर है। अगर 5 रुपए वाला राइस भी हो सकता है किसी के लिए सुपीरियर हो, है ना। तो रियल लाइफ में ऐसा इंफीरियर और सुपीरियर कुछ नहीं होता, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। तो इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करना हमेशा एक मजबूरी होता है, क्लियर है बात। तो मजबूरी के केस में ही होगा और हमेशा मजबूरी ही होता है, ठीक है। और चलो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हो गया गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। जब भी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि अब वो लोग, उनका सारा पैसा वहीं खत्म हो जा रहा है। अब वो लोग आगे, तुम खुद सोचो ना, अगर तुम्हें राइस खरीदना है, राइस का प्राइस इंक्रीज हो गया तो तुम राइस को कम खरीद के आइसक्रीम थोड़ी खरीदने जाओगे। आइसक्रीम तुम्हारे लिए सुपीरियर है, आइसक्रीम को तुमको कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा और राइस खरीदना पड़ेगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट, स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ओस्टेशन। दिखावा करने वाला कॉमोडिटी, जो कॉमोडिटी का खुद का कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, नॉर्मली जो शो ऑफ के लिए। आज डायमंड्स का वैल्यू क्यों है, डायमंड्स क्या है, डायमंड्स का बहुत वैल्यू है, क्यों वैल्यू है, क्योंकि वो उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, वो एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एक स्टेटस सिंबल गुड्स है इस वजह से उसका वैल्यू है। आज
डायमंड का प्राइस, जो मान लो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का डायमंड है, उसका प्राइस अगर 1000 रुपए कर दें तो जो लोग खरीदते थे वो भी खरीदना बंद कर दें, क्योंकि अब उसका कोई प्रेस्टीज वैल्यू ही नहीं रहा, अब उसको पहनकर किसी को सुपीरियर फील ही नहीं होगा, तो उस केस में वो लोग उसको भी खरीदना बंद कर दें। आज जो लग्जरी कार्स बिकता है, क्यों बिकता है लग्जरी कार? क्योंकि वो शो ऑफ है, वो स्टेटस सिंबल गुड्स है, ठीक है। तो जब अगर मान लो मर्सिडीज का प्राइस कम हो गया, मर्सिडीज भी तुम्हें मारुति सुजुकी के प्राइस पर मिलने लगा, स्विफ्ट के, बलेनो के प्राइस पर मिलने लगा, तो जो लोग मर्सिडीज खरीदते थे वो भी उसको खरीदना बंद कर, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसका जो शो ऑफ का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो स्टेटस सिंबल गुड्स में क्या होता है, अगर स्टेटस सिंबल गुड्स का प्राइस को कम कर दिया जाए तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है, डिमांड ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई स्टेटस सिंबल बचा ही नहीं ना। जब स्टेटस सिंबल ही नहीं बचा तो अब उसको क्यों खरीदेगा कोई? महंगे कपड़े, ब्रांडेड क्लॉथ्स जो होते हैं, अगर वो फुटपाथ पर बिकने लगे, 300 रुपए में मिलने लगे, तो लोग उसको खरीदना ही बंद कर देंगे, लोग नॉर्मल कॉमोडिटी खरीदेंगे जाकर, है ना। क्यों खरीदेंगे? बिकॉज अब उसके ऊपर कोई प्रेस्टीज वैल्यू ही नहीं बचा उसका, ठीक है। सब लोग खरीदने लगेंगे, सब नहीं खरीदेंगे, मतलब इनफैक्ट अब कोई नहीं खरीदेगा उसको, अब उसका ब्रांड वैल्यू ही नहीं बचा ना। अब वो ब्रांड, लोग उसके ब्रांड, वो प्रोडक्ट में कोई यूटिलिटी नहीं था, वो प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं था, वो प्रोडक्ट लोग खरीदते थे दिखावा करने के लिए, ठीक है। अब उसमें जब कोई दिखावा करने वाला बात ही नहीं बचा, वो लोग दिखाते थे कि मैं अमीर हूं, मैं रईस हूं, इस वजह से वो प्रोडक्ट खरीदते थे। अब जब उसका प्राइस ही इतना कम हो गया है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अब वो दिखावा करने वाला चीज ही नहीं बचा। जब वो दिखावा करने वाला ही चीज नहीं बचा तो जो लोग खरीदते थे वो सब तो बंद कर देंगे खरीदना, है ना। तो इसी वजह से उसका जो डिमांड होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस अगर फॉल हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? और फॉल हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड और इंक्रीज हो जाएगा, उसका स्टेटस सिंबल, उसका प्रेस्टीज वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो जो रिच क्लास ऑफ सोसाइटी है वो 1 यूनिट खरीदते थे, तो अब वो 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट खरीदने लगेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, जब फियर ऑफ शॉर्टेज होता है, तुम्हें लग रहा है आने वाले दिनों में एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी नहीं मिलेगा। मान लो अगर मैं बोलूं आने वाले दिनों में मान लो कोई चीज का शॉर्टेज हो जाएगा, ऑक्सीजन खरीद के रखोगे घर में? अच्छा, तो रख लो, नहीं मिलेगा, रख लो अभी से। मान लो अभी अगर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का शॉर्टेज होने वाला है और वो मेडिसिन सभी को यूज करना है और वो मेडिसिन का शॉर्टेज होने वाला है, तो आज उसका प्राइस क्या हो जाएगा? आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड कभी भी काम नहीं करता जब फियर ऑफ शॉर्टेज होता है मार्केट में। अगर लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक कॉमोडिटी अवेलेबल ही नहीं होगा, जैसे सॉल्ट का कोविड के टाइम पे हुआ था कोविड के टाइम पे नमक का शॉर्टेज हुआ था, सॉल्ट का, लोगों को लग रहा था, शॉर्टेज था नहीं, लोगों को लग रहा था आने वाले दिनों में सॉल्ट नहीं मिलेगा। सॉल्ट अगर नहीं मिलेगा तो उसका डिमांड बढ़ गया था बहुत तेजी से, प्राइस इंक्रीज हो गया था, 10 रुपए का पैकेट 50 रुपए में बिक रहा था। ऐसे कोविड के टाइम में बहुत सारी चीजों का हुआ था। हाँ, वेजिटेबल्स तो था ही, साथ में और भी बहुत सारे कॉमोडिटीज थे जिनको लोगों को लग रहा था कि आने वाले दिनों में इसका बहुत शॉर्टेज हो जाएगा। जब लोगों को लगता है आने वाले दिनों में शॉर्टेज हो जाएगा, आज उस कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी लोग उसको खरीदना बंद नहीं करते और तेजी से खरीद कर स्टॉक करते हैं घर में लाकर गोडाउन में रखते जाते हैं। उसी से क्या होता है? उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात? मोबाइल का शॉर्टेज होगा, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब देखो आसान पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, इग्नोरेंस। जब कंज्यूमर किसी चीज को इग्नोर करता है, ठीक है, कंज्यूमर उतना ध्यान नहीं देता, तो उस केस में प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी वो उसको ज्यादा यूनिट में, बेसिकली ये एक इरेशनल पर्सन का बात कर रहा है। हम तो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिए थे कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रैशनल पर्सन के बारे में। लेकिन जब एक कंज्यूमर इग्नोर हो करता है चीजों को, इंक्रीजिंग प्राइस को इग्नोर करता है, उस केस में वो ज्यादा प्राइस पर भी हो सकता है ज्यादा क्वांटिटी खरीद ले, ठीक है। तो ये एक बेकार सा पॉइंट है पूरा। नेक्स्ट, फैशन रिलेटेड गुड्स। जो प्रोडक्ट फैशन में है, ट्रेंड में है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वो फैशन में है, फैशन में है, ट्रेंड में है, अभी उसका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। अगर वो फैशन, वो ट्रेंड चला जाए, फैशन और ट्रेंड चला जाए अगर उसका, तो उसके बाद प्राइस चाहे तुम कितना भी कम कर लो, उसका डिमांड कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है।
तो फैशन रिलेटेड गुड्स में जिसका मार्केट में ट्रेंड होता है उस केस में प्राइस चाहे इंक्रीज हो तब भी उसका डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि वो फैशन रिलेटेड गुड्स है। एक चीज अगर आउट ऑफ फैशन हो चुका है तो उसका प्राइस तुम चाहे कितना भी कम कर लो फिर भी उसका डिमांड कभी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, वो आउट ऑफ फैशन हो चुका। क्लियर है बात? ठीक है। पॉइंट नंबर 6, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मतलब जो जरूरी चीजें हैं। मेडिसिन बेस्ट एग्जांपल। मेडिसिन क्या प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा मेडिसिन का? क्या एक दवाई की जगह 2 खाने लगोगे क्योंकि प्राइस सस्ता हो गया है? नहीं। अगर प्राइस अगर कम हो जाए बढ़ जाएगा तो क्या जो मेडिसिन खाते थे खाना बंद कर दोगे? नहीं। ये होता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सॉल्ट ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। सॉल्ट 10 रुपए का पैकेट अगर 20 रुपए हो जाए तब भी तुम उसको खरीदना बंद नहीं करोगे, क्योंकि वो एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। तुम कोई और कॉमोडिटी खरीदना बंद कर दोगे लेकिन सॉल्ट खरीदोगे, है ना? तो ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। तो कोई भी कॉमोडिटी जो नेसेसिटीज होता है हमारे लिए, बेसिक एसेंशियल ऑफ लाइफ होता है, उसका डिमांड कभी भी कम नहीं होता। उसका डिमांड जो है वो रहेगा, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। चेंज ऑफ वेदर ये तो तुम बता ही थे। रेनी सीजन में अम्ब्रेला का डिमांड, प्राइस चाहे कितना भी इंक्रीज हो जाए, 100 रुपए का अम्ब्रेला 500 रुपए में बिके फिर भी डिमांड क्या होगा? इंक्रीज ही होगा, क्योंकि सीजन एंड वेदर है। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ फटाफट से। साइड में हम कुछ लिखेंगे ताकि ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रहे। ठीक है, फर्स्ट गिवन गुड्स के केस में बताओ क्या होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ओस्टेशन। स्टेटस सिंबल मतलब दिखावा करने वाला कॉमोडिटी। दिखावा उसी कॉमोडिटी का किया जाता है जो महंगा होता है। ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग ज्यादा दिखावा करेंगे तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड भी कम हो जाता है। ठीक है। थर्ड, फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई कॉमोडिटी का शॉर्टेज होने वाला है तो आज प्राइस डबल होने के बावजूद भी तुम उसको खरीदना शुरू कर दो। क्यों डिमांड बढ़ेगा? पहले देखो, अगर आज मान लो मैं दुकान वाला हूं, ठीक है, मैं बेचता हूं सॉल्ट, और मार्केट में ऐसा रूमर है कि आने वाले दिनों में सॉल्ट खत्म हो जाएगा, सॉल्ट कभी नहीं मिलेगा, लोगों को बिना सॉल्ट के जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें लगा कि तुम इसके बिना जीवन नहीं जी पाओगे, तो तुम क्या कर लिए? मेरे दुकान आ गए और बोले जितना सॉल्ट है सब दे दे। मुझे भी ये बात पता है कि तुम्हें डर है, तो मैं ऑलरेडी प्राइस क्या कर दिया हूँ? इंक्रीज कर चुका हूँ। अच्छा, 10 रुपए का पैकेट था, मैं तुम्हें बोला 100 रुपए पर पैकेट पड़ेगा, तुम क्या करोगे? खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? फिर भी खरीदोगे, है ना? खरीदोगे फिर भी। क्यों खरीदोगे फिर भी? क्योंकि नीड नहीं है, तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में नहीं मिलेगा। नीड तो और बहुत सारे कॉमोडिटी का है। इस केस में क्या हुआ? तुम्हें फियर था माइंड में कि फ्यूचर में सॉल्ट कभी मिलेगा ही नहीं, और जब सॉल्ट कभी नहीं मिलेगा तो मेरे पास बहुत सारा सॉल्ट होगा, उस सॉल्ट को मैं यूज करके अपना जीवन जी पाऊंगा, या फिर मैं उसको ब्लैक में और हाई रेट में बेचूंगा फ्यूचर, है ना? तो इसके लिए तुम आज खरीदना शुरू कर दी। क्लियर है बात? तो प्राइस अगर इंक्रीज होता है शॉर्टेज के टाइम पर तो डिमांड क्या होता है? नेक्स्ट, इग्नोरेंस। अगर कंज्यूमर इग्नोर कर रहा है, मतलब बेसिकली कंज्यूमर इरैशनल है, तो उस केस में वो लॉ ऑफ डिमांड को कभी फॉलो नहीं करता। प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद कर ले आता है। बेसिकली हम ऐसा बहुत बार किए हैं। सब्जी बाजार जाते हैं, घर वाले बेचते हैं ये ले आ वो ले आ, और 10 रुपए का सामान हमको दुकान वाला 20 का लगा देता है, फिर भी हम खरीद के ले आते हैं, और आकर घर में पता चलता है कि ये तो 10 का मिलने वाला था। गाली खाते हैं, फिर भी खरीदते हैं, बिकॉज हम क्या हैं? इग्नोरेंट है। हम 10 जगह रेट पता नहीं किए, हम 10 दुकान में अगर जाकर रेट पूछते तो हमें पता चलता कि प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए था, लेकिन हम 20 में भी खरीद कर ले आए। रीजन, हम इग्नोरेंट थे, हम उतना ज्यादा उस चीज में ध्यान नहीं दे रहे।
तो उस केस में कंज्यूमर क्या करता है, जब ज्यादा प्राइस पर भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मतलब हम इरेशनल थे उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट, फैशन रिलेटेड गुड्स, अगर कोई कॉमोडिटी फैशन में है, ट्रेंड में है, तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। और अगर आउट ऑफ फैशन हो गया तो उसका डिमांड डिक्रीज ही होगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो, उसका डिमांड हमेशा डिक्रीज होगा। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिमांड ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, डिमांड जितना होना चाहिए उतना ही होगा, चाहे प्राइस इंक्रीज कर लो चाहे प्राइस डिक्रीज कर लो। और चेंज इन वेदर, अगर सीजन वेदर है तो प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगा, सीजन वेदर नहीं है तो डिमांड डिक्रीज। क्लियर है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा यहां पर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस दिया हुआ है टेबल, इसको एक बार पढ़ लेना, हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं पहले, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, तुम भी इसको एक बार रीड कर लेना, एग्जाम में कभी कभार 3 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता, ठीक है। अच्छा ये एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, ठीक है, बिना देखे। बताओ स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे हम, बंद कर दो, सब बंद कर दो। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे चैप्टर में, डिमांड क्या होता है। डिमांड कहलाने के लिए 4 एसेंशियल कंडीशंस थे। पहला, विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिसाइडेड होना चाहिए, टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो 4 एसेंशियल कंडीशन, विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम, जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उसको डिमांड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। बताओ इंडिविजुअल क्या होता है, एक सिंगल कंज्यूमर के डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, और मार्केट डिमांड में पूरे मार्केट में जितने लोग हैं सभी के डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। नहीं, नॉर्मली एक पर्सन के डिमांड को इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। छोटे ग्रुप को भी हम इंडिविजुअल ही बोलते हैं, मतलब 2-3 आदमी का डिमांड को ऐड कर देंगे तो वो भी एक प्रकार से इंडिविजुअल डिमांड ही है। नेक्स्ट बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड शुरू किए थे, उसमें हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 5 पॉइंट पढ़े थे, मार्केट डिमांड के अंदर 8 पॉइंट पढ़े थे। तो इंडिविजुअल का 5 पॉइंट बताओ। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी, रिलेटेड कॉमोडिटी में 2 आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का कोई एग्जांपल, टी एंड कॉफी, क्या रिलेशन होता है टी एंड कॉफी में, डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज होगा। हम हमेशा क्रॉस रिलेशन देखते हैं, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, तो प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत सारे लोग टी को छोड़कर कॉफी में चले जाएंगे, कॉफी का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का कोई एग्जांपल, टी एंड शुगर, टी एंड शुगर में अगर टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, लोग चाय पीना कम कर देंगे तो शुगर का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर शुगर कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन वहां पर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़े थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बताओ इनकम के अंदर 2 पॉइंट था, एक था नॉर्मल गुड्स और दूसरा था इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब भी इनकम इंक्रीज होता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज होता है, और इनकम कम होता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। इंफीरियर गुड्स के केस में ऑपोजिट होता है, अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो मेरा इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, और मेरा इनकम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 क्या पढ़े थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, तो उस केस में उसका डिमांड इंक्रीज ही होगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। पॉइंट नंबर 5 क्या पढ़े थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, हमें लगता है कि फ्यूचर में अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है तो उसका इंपैक्ट आज डिमांड के ऊपर पड़ता है। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो आज उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्या आज प्राइस चेंज हुआ था, नहीं, फिर भी आज उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमें लगता है फ्यूचर में कोई कॉमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है तो आज उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। और बताओ उसके बाद मार्केट डिमांड में 3 पॉइंट एडिशनल पढ़े थे, ये 5 तो लिखना ही है, 3 एक्स्ट्रा लिखना है। क्या क्या 3 था, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज का मतलब जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां डिमांड ज्यादा होगा, जहां पॉपुलेशन कम होगा वहां डिमांड कम होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब
जिस टाइप के लोग जहां पर होंगे, मतलब जिस एज ग्रुप के पढ़े लिखे लोग होंगे तो उस प्रकार के कॉमोडिटी का डिमांड ज्यादा होगा, अनपढ़ लोग होंगे तो उसका डिमांड अलग होगा, बच्चे होंगे तो बच्चे वाला कॉमोडिटी का डिमांड ज्यादा होगा, बूढ़े होंगे तो उनके अकॉर्डिंग होगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वहां पर वैसा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सीजन एंड वेदर, जिस कॉमोडिटी का सीजन या वेदर होता है उस कॉमोडिटी का डिमांड इंक्रीज ही होता है। ठीक है, और आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज्यादा होगा और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या पढ़े थे, डिमांड फंक्शन। क्या होता है डिमांड फंक्शन, दो पढ़े थे इसके अंदर, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। बताओ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है। अगर इंडिविजुअल के पांचों फैक्टर्स में से किसी में भी चेंज आएगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा, डिमांड पर पड़ेगा। तो इसको हम एक फंक्शन बनाकर लिखे थे, डिमांड फॉर एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ऑल द 5 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, वही मार्केट के केस में अगर 8 पॉइंट में कोई चेंजेस आएगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट डिमांड पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिमांड शेड्यूल पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक टेबल होता है जहां पर अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग डिमांड दिया होता है। 4 रुपए होगा तो क्या डिमांड होगा, 5 रुपए होगा तो क्या डिमांड होगा, 6 रुपए होगा तो क्या डिमांड होगा। जब ये टेबल हम किसी एक पर्सन का बनाते हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड टेबल बोलते हैं, जब हम पूरे मार्केट का बनाते हैं इसको हम लोग मार्केट डिमांड टेबल बोलते हैं। उसके बाद पढ़े थे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी दो प्रकार का था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं, और मार्केट डिमांड शेड्यूल को जब कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व हमें क्या शो करता है, अलग अलग प्राइसेस पर कितना डिमांड होगा, किस प्राइस पर कितना डिमांड होगा उसका एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्या होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, वही जो हम आज तक स्लोप पढ़ते आए हैं, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन। यहां पर उसका टर्म कुछ अलग था, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी था शायद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या क्या था, सबसे पहला बेसिक एजम्पशंस पढ़े थे। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तो वो था तुम्हारा बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है ना, खाली प्राइस चेंज होगा बाकी 7 फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा, ये पढ़े थे हम लोग। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या पढ़े थे, पहला था इनवर्स रिलेशनशिप, सेकंड था नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, थर्ड था क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव और वन साइडेड, है ना। क्या होता है बताओ, पहला पॉइंट सबसे पहला इनवर्स रिलेशन क्या होता है, प्राइस जब भी इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा। उसके बाद क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन बताता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, कितने से कम होगा ये नहीं पता, है ना। उसके बाद नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कोई ऐसा फिक्स रेशियो भी नहीं है कि डिमांड अगर 10% से बढ़ा है तो प्राइस अगर 10% से बढ़ा है तो डिमांड 10% से ही कम होगा, या 20% से होगा, या 30% से होगा, ऐसा कोई फिक्स रेशियो भी नहीं है। उसके बाद वन साइडेड क्या बोलता है, प्राइस टू डिमांड रिलेशन हम पढ़ते हैं, हम डिमांड टू प्राइस रिलेशन नहीं पढ़ते हैं। पहला इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, प्राइस के ऊपर आएगा, प्राइस चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट डिमांड के ऊपर क्या होगा, लेकिन अगर डिमांड पहले चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट प्राइस पर क्या होगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और क्या पढ़े थे इसके बाद, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, बताओ क्या क्या रीजन था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी आज ही हम रिवाइज किए थे, यहां से शायद आज ही रिवाइज किए थे ना, चलो ठीक है, तो फिर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ छूट गया क्या, कुछ नहीं छूटा तो सारा हो गया तो, हाँ चलो सब हो गया। ऑनलाइन कृष्णा, पंचलीन, श्रद्धा और वंशिका।